नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ईएमआरएस टीजीटी टीयर 2 परीक्षा प्रश्न पत्र के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय लिखित प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा करेंगे, जो कि 15 प्रश्न के अंतर्गत 4 विकल्पों पर आधारित यानी कि लिखित विकल्पों पर आधारित 60 अंकों का प्रश्न पत्र था। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो हमारे दिमाग में था कि 15 क्वेश्चन केवल रहेंगे और हर प्रश्न 4 अंक के होंगे। लेकिन ईएमआरएस यानी सीबीएसई ने पैटर्न को चेंज करते हुए हर प्रश्न के अंतर्गत 4 छोटे-छोटे प्रश्नों को रखकर हर प्रश्न के उत्तर का अंक 1 नंबर 1 अंक निर्धारित कर दिया था। तो ये प्रश्न पत्र देखकर तमाम विद्यार्थी थोड़े से परेशान भी हुए। लेकिन अगर आप धैर्य से इसको हल करते तो जो भी आपने तैयारी की थी या फिर जो भी किताबें आपके पास थी वो आपके काम में जरूर आ जाती। हालांकि एग्जाम हॉल में और उसके बाहर प्रश्न पत्र को हल करने में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी हम आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, खासतौर से केवीएस और एनवीएस के दृष्टिकोण से इस प्रश्न पत्र को महत्वपूर्ण मानते हुए हल कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनका उत्तर क्या होना चाहिए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक एक पंक्ति में। बसहि पंख बोलहि बहु भाखा करहि हुलास देखि गए शाखा काव्य पंक्ति के रचयिता है। इसका उत्तर है मलिक मोहम्मद जैसी और ये पंक्ति पद्मावत से ली गई। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किस बात पर बल दिया गया है। निर्गुण भक्ति की अवधारणा का खंडन किया गया है और ये पंक्ति भ्रमर गीत से ली गई है। दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे काव्य पंक्ति के रचयिता है। सही जवाब है मीराबाई, जो कि लोक गीत के उदाहरण के तौर पर इस पंक्ति का उल्लेख किया गया है और इस पंक्ति को आप देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ में उदाहरण के तौर पर मिल जाएगी। कहे बिनु रहो न परत कहे राम रस न रहत प्रस्तुत काव्य पंक्ति तुलसीदास के किस रचना से है। ये जो काव्य पंक्ति है तुलसीदास के किस रचना से ली गई है। सही जवाब है विनय पत्रिका, जो कि ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक एक पंक्ति में। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र व्यक्ति का नाम है और दिल्ली स्थान है। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द यहाँ पर बहुत है। ये क्या है? व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो प्रविशेषण यानी कि विशेष्य है। ये जो बड़ी शब्द है इसकी विशेषता यहाँ पर बहुत बता रहा है। अगर एग्जाम में बड़ी अंडरलाइन होता तो ये विशेषण होता, लेकिन इसकी विशेषता बतला रहा है बहुत, तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया यानी कि विशेष्य हो गया। लंबा आदमी इस घर का मालिक है वाक्य में रेखांकित शब्द है। लंबा क्या है? विशेषण। अगर मान लीजिए एग्जाम में लंबा आदमी दोनों को रेखांकित कर दिया जाता तो ये विशेषण पद बंद हो जाता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। हो सकता है कि इसी तरीके से आगे के एग्जाम में, खासतौर से केवीएस एनबीएस में ही आने की संभावना है। ठीक है, सब बालकों ने उसका ध्यान रखा वाक्य में रेखांकित शब्द है। सब रेखांकित शब्द है तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, सब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के दो दो अनेकार्थी शब्द है। अंबर दिया गया है। अंबर का एक अर्थ होता है आकाश और एक अर्थ है कपड़ा। अभिजात का एक अर्थ है कुलीन और दूसरा है उत्कृष्ट। तीर का एक अर्थ है नदी तट और दूसरा अर्थ है बाण। कनक का एक अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। कम्युनिटी सेक्शन में हमने लिखा हुआ था कि इसमें मात्रात्मक त्रुटियों पर भी नंबर कट सकते हैं। मान लीजिए आपने कपड़ा लिखा हुआ है लेकिन जल्दी में आपने नीचे बिंदी नहीं दी हुई है तो ये तो शब्द गलत ही माना जाएगा।
कुलीन आपने लिखा, मान लीजिए आपने लिखा होगा, हो सकता है कि आपने कुछ और शब्द यहाँ पर प्रयोग किया होगा जो अभिजात का होगा, क्योंकि ये जो उत्तर हम बता रहे हैं संभावित उत्तर है, इसी तरीके से लिखना चाहिए था। और संभावित उत्तर मतलब सही उत्तर है यहाँ पर, लेकिन चूंकि हिंदी में स्पेस भी रहता है, जैसे मान लीजिए कोई आकाश की जगह पर आसमान लिख दिया होगा, तो ऐसा नहीं कि उसका उत्तर गलत हो जाएगा। कपड़ा की जगह पर अगर किसी ने वस्त्र लिख दिया होगा, तो ऐसा नहीं कि उत्तर गलत हो गया, ठीक है। लेकिन वर्तनी शुद्धि भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे धतूरा शब्द है, मान लीजिए कोई छोटाऊ की मात्रा दिया होगा, तो यहाँ पर गलती हो सकती है, ठीक। कोई बाण लिखा है, मान लीजिए कोई ऐसे लिख दिया केवल, तो भी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी से कहा था कि उत्तर लिखना बड़ी बात नहीं है, वर्तनी शुद्धि के साथ उत्तर लिखना एक चुनौती के रूप में है, ठीक। चौथा प्रश्न है, विशल देव रासों के रचयिता है। कई किताबों में आप देखेंगे विशल देव में ब है, लेकिन यहाँ पर वह लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर प्रिंटिंग एरर हो। इसके रचयिता कौन है? नरपति नाल। मान लीजिए आप अभ्यस्त नहीं है, लगातार केवल शब्दों को देखने की आदि हो गए, विकल्पों में नरपति नाल रहता तो तुरंत आप लगा देते कि हाँ यही इसका सही जवाब है, लेकिन लिखना यहाँ है, तो न जाने कोई नरपति कैसे लिखा हुआ है। अब तो वही जान रहा होगा कि वो कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब लिखने वाला ही बता पाएगा कि कौन शब्द कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मात्रात्मक त्रुटियों को नजरअंदाज नहीं करना है, यहाँ पर भी इससे नंबर कट सकते हैं, ठीक है। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। अब यहाँ पर जगनिक कौन न पे बड़ी की मात्रा दिया हुआ है, कौन छोटी की मात्रा दिया है, अब भगवान ही जाने। जो लिखने वाला है वो ही इस चीज को जान रहा होगा। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को बहुत बड़ा ग्रंथ माना, क्योंकि यह 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय। ये एक तरीके से मानक उत्तर था, ऐसे ही आपको लिखना था। क्या पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एक प्रामाणिक रचना है? आपका उत्तर होगा नहीं, उनके अनुसार यह अर्ध प्रामाणिक रचना। ऐसे ही उत्तर लिखना था, ठीक है। निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ बताइए। आप भला तो जग भला, यानी भले आदमी को सब भले आदमी मिलते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, खाने को बहुत कम मिलना। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक ठीक न्याय हो जाना। थोथा चना बाजे घना, असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। घड़ो पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। टोपी उछालना, निरादर करना। मान लीजिए कोई यहां पर लिख दिया अपमानित करना, तो उसका भी उत्तर सही होगा। छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना। धरती पर पांव न रखना, बहुत गर्व करना। एक होता है केवल गर्व करना, लेकिन जब कोई बहुत गर्व करता है तो उसके अंदर एक और भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको कि मैंने लिख दिया है, यानी कि घमंड हो जाना, ठीक है। बहुत गर्व करना, क्योंकि हमने जो भी उत्तर लिए हुए ये प्रामाणिक किताबों से इसको हमने लिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? बचपन से हम सभी इसको पढ़ते आ रहे हैं। यमक। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार? अनुप्रास। दुवरन को ढूंढत फिरत कवि वे विचारी चोर में कौन सा अलंकार? श्लेष। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी अलंकार थे ये सब एक तरीके से लोकप्रिय अलंकार थे, जिसको कि मैं पॉपुलर शब्द का प्रयोग करता हूं। हर बार ये एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोगों ने ठीक किया होगा, अगर घबराए नहीं होंगे तो। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम एक एक पंक्ति। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और खंड सार्थक होते हैं, जैसे घुड़सवार। ऋण शब्द किसे कहा जाता है? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो और वे एक खास अर्थ में ऋण हो, जैसे नाक। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। विकारी शब्द किसे कहते हैं?
वे शब्द हैं, वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन या विकार आ जाता है, जैसे लड़का, लड़के। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो इसी तरीके से अधिकतम एक एक पंक्ति में आप सभी को उत्तर देना था। अगर इसमें कुछ खामियां रही होंगी इस प्रश्न पत्र को हल करते समय, तो केवीएस एनबीएस में इसकी सावधानी आप जरूर रखेंगे, या भी जब भी ईएमआरएस इत्यादि का एग्जाम देने जाएंगे। ईएमआरएस ने बता दिया कि 15 क्वेश्चन को कैसे 60 क्वेश्चन में बदला जाता है। ये पैटर्न रखा जा सकता है। एक तरीके से ये नया प्रयोग हमें देखने को मिला है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अधिकतम एक एक पंक्ति। तत्सम शब्द राजा का तद्भव रूप है। हमने व्याकरण की बहुत सारी किताबों को पढ़ा, खोजा, कम से कम 4-5 व्याकरण की किताबें हमने रखी हुई हैं, वहां खोजा तो राजा का तो नहीं बल्कि रानी का दिया हुआ था, लेकिन राजा का नहीं दिया था। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि राजा का जो तद्भव रूप है वो है राय। कई बार हम बोलते हैं राजा साहब और कई बार बोलते हैं राय साहब। आपको गोदान याद आ गया होगा, एक तरीके से राय साहब भी राजा के ही प्रतिनिधि थे। स्वामी तत्सम शब्द का तद्भव रूप है साई। तत्सम शब्द सर्व का तद्भव रूप है सब। तत्सम शब्द वायु का तद्भव रूप है हवा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न को खोजने में, इसके उत्तर को खोजने में लगभग 2 घंटे मुझे लगे होंगे। हालांकि आप सभी तो एग्जाम हॉल में थे, बहुतों ने हवा लिख दिया होगा, तो सेकेंड का खेल था। लेकिन चूंकि एग्जाम के बाद आप सभी को यह प्रश्न पत्र हल कराया जा रहा है, तो इसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। हमने तमाम उन व्याकरण की किताबों को देखा जो कि एक दूसरे की कट कॉपी पेस्ट ही मुझे नजर आई, वायु किसी में नहीं। जो भी जितनी भी प्रामाणिक किताबों की हम चर्चा करते हैं उनमें वायु का कहीं कोई रूप नहीं मिला। तो एक ये अल्टरनेटिव यहाँ पर उत्तर है वायु का हवा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम एक पंक्ति में दीजिए। किस विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है? जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है। अनिश्चय सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वो क्या है? अनिश्चय सर्वनाम। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या कहा जाता है? तो यहां पर देखिए, एक पंक्ति में भी इसका उत्तर लिखा जा सकता है और एक शब्द में भी इसका उत्तर लिखा जा सकता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। अगला प्रश्न है, इसमें भी अधिकतम एक पंक्ति में उत्तर देना है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है शब्द। एक शब्द में भी इसका उत्तर आप दे सकते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची कहते हैं। कौन से शब्द विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं? जो शब्द अपने सामने वाले शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है उन्हें कहा जाता है एकार्थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी को उत्तर लिखना था। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी होगा, बहुत सारे बच्चों का उत्तर थोड़ा सा 1-2 वाक्य और भी हो गया होगा, तो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है। अगर आपने उत्तर इस पैटर्न में भी दिया होगा और एक आंख वाक्य ज्यादा लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। एक पंक्ति में उत्तर देना है। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा ही थोड़ा सा यहाँ पर हमने रुकने की कोशिश की थी और मुझे लगा कि आप सभी से भी हम चर्चा करेंगे। ठाड़ी बड़े खन की बरसे चढ़री आखियानी खड़े बड़े आंसुनी काव्य पंक्ति में मूर्धन्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी बार हुई? तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि भाई मूर्धन्य ध्वनि क्या है। री हो गया, ट वर्ग हो गया, ठीक है, और र हो गया। तो हमें इनमें खोजना है कि कौन कौन सी मूर्धन्य ध्वनियां। तो एक तो ठ हो गया, दूसरा ढ हो गया। इसमें देखिए प्रश्न पत्र में बिंदी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर बड़े होना चाहिए था। जिस तरीके से विशल देव रासों में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, हमें लगा यहाँ भी है, ठीक है, और फिर यहाँ पर र हो गया और बाकी तो मुझे इस तरीके से नहीं दिख रहा है। तो इसका जो उत्तर हमने
बताया कि 3 बार है, ठ, ढ और र। अगर इसको कोई मानेगा, इसको बड़े माने, बड़े शब्द हमने कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपका उत्तर 4 तक जा सकता है। ठीक है, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता रहीम। अब मान लीजिए आपने रहीम ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या कोई नंबर देगा? मेरे हिसाब से नहीं देगा। आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार रहीम को कैसे लिखना है। मान लीजिए आप नौकरी करने जा रहे हैं, आप कबीर को ऐसे लिखेंगे तो क्या इसको माफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं त्रुटियों की बात मैं कर रहा था। आपने उत्तर लिख दिया। अब ये उस टीचर के ऊपर निर्भर करता है, उसके सहृदयता पर, कि आपको नंबर देता है कि नहीं देता। ठीक है, देशज शब्द किन शब्दों को कहते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, वो क्या कहलाते हैं? देशज। कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रत न रहत, प्रस्तुत काव्य पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से? प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने प्रश्न पत्र को देखा होगा तो ये रिपीटेड प्रश्न है। यमारस के पास यानी सीबीएसई के पास प्रश्नों की कमी भी है। अगर आपने थोड़ा सा धैर्य रखा होगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन एक ही टाइप के आए, एक ही आए हुए हैं, बल्कि दोहरा दिया गया है। यहाँ पर आपके पास प्रश्न पत्र होगा, जरूर देखिएगा, विनय पत्रिका। ठीक है, ये रिपीटेड है एकदम, देखिएगा आप लोग देख भी चुके होंगे। थोड़ा सा मैं लेट आप सभी से जुड़ रहा हूं यहाँ पर। आपने इधर उधर आंसर जरूर देखा होगा, लेकिन आप सभी हमारे ऊपर अमूल्य अनमोल तरीके से विश्वास करते हैं, तो हमें लगा कि अपने विद्यार्थियों को जरूर बताना चाहिए। और क्यों नहीं बताना चाहिए, जब हम इसी क्षेत्र में उतरे हैं तो बताना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के उत्तर अधिकतम एक पंक्ति में दीजिए। भक्ति आंदोलन को एक बाह्य प्रभाव मानने वाले विचारक हैं। इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल व ग्रियर्सन। इन दोनों ने, एक ने मुस्लिम आक्रमण को माना और एक ने ईसाइयत को माना कि उसी के कारण भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसका उत्तर, परफेक्ट जो उत्तर होगा, यही होगा। अगर मान लीजिए कोई इसमें से एक का नाम दिया है तो भी उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। भक्ति आंदोलन को बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया मानने वाले आलोचक हैं। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप देख रहे हैं कि ये दोनों उत्तर कहीं न कहीं एक समान ही है, बहुत ज्यादा इनमें अंतर नहीं। भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास मानने वाले आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस कालखंड के साहित्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो है भक्ति काल। तो उम्मीद करता हूं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने अच्छे से दिया होगा। अगला प्रश्न है, कोयल पेड़ पर बैठी है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक है। तो पर रेखांकित किया गया था, तो यह अधिकरण कारक। यह राजा का घोड़ा है, इसमें रेखांकित में कौन सा कारक है? का यहां पर है तो संबंध कारक हो गया। रमेश खाना खाता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है, तो रमेश को यहां पर अंडरलाइन किया गया था, तो वो है कर्ता। तत्सम शब्द मूलतः किसे कहा जाता है? किसी भाषा के मूल शब्द उसके समान को तत्सम कहते हैं। खासतौर से जब हम हिंदी की बात करते हैं तो संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम कहते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक एक पंक्ति में। वह घर आया और उसने भोजन किया, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। उसने या वह घर आकर भोजन किया। शीला ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। शीला ने जल्दी भोजन करने को कहा है। रमेश आज विद्यालय नहीं गया, वाक्य को विधानवाचक वाक्य में बदलिए, यानी कि साधारण में ही एक तरीके से यहां पर है। रमेश आज विद्यालय गया। शीला ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी, वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। क्या शीला ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरीके से आप सभी को उत्तर लिखने थे। उम्मीद है कि आपने जरूर सही उत्तर लिखा होगा। जब मैं इसको हल कर रहा था तो परीक्षा हॉल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें 10 प्रश्न जो थे वो थोड़े से टेंशनाइज करने वाले थे, परेशान करने वाले थे। शुरू में तो उसमें कम से कम 3-4 पंक्तियां ही हैं और 6 के आसपास में व्याकरण के प्रश्न है। बाकी तो जो आपने इधर उधर पढ़ा था बढ़िया से उसको, लेकिन परीक्षा हाल की दृष्टिकोण से देखें तो अगर आपने इसमें 45 प्लस क्वेश्चन किया होगा तो बेहतर स्थिति में माने जा सकते।
ठीक है, 45 प्लस किया जा सकता था। हाँ, कुछ नंबर आपके कट सकते हैं, जिन त्रुटियों की मैं बात कर रहा हूं उनके हिसाब से कट भी सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अच्छा गया होगा, और जिनका प्रश्न पत्र खराब गया होगा उनको निराश नहीं होना है। आगे केवीएस, एनवीएस, यूपी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में लग जाइए। अपने स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में लग जाइए। जो भी होता है अच्छा होता है। जाते जाते यही मैं कहूंगा कि जो हमने ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, एलटी इन सब के लिए बुक निकाली हुई थी, वो बुक भी काम में आ सकती है अगर आप ठीक से उसका अध्ययन करें। खासतौर से व्याकरण इत्यादि का जो पोर्शन है, कोई ऐसा प्रश्न व्याकरण का हमने देखा कि उससे मिस रहा हो या फिर उससे बाहर रहा हो। कहने के लिए तो एग्जाम के बाद सभी का अपना दावा होता है, लेकिन खुले दिल से, हृदय से मैं यही कहूंगा कि वो पुस्तक उपयोगी थी। हाँ, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अपने सही उत्तरों की संख्या को जरूर बताइए कि आपने कितना सही किया हुआ है। आगे हम एमसीक्यू के प्रश्नों को लेकर आएंगे, और इन दोनों के बाद एक निश्चित कटअप की हम बात जरूर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।